कर दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हिंदी की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, एक क्लास आपने देखी थी जिसमें हम लोगों ने हिंदी के विकास के बारे में जाना था कि हिंदी का जन्म कहां से हुआ है, हिंदी की जननी कौन है। तो हमने बताया था, आपको भी पता होगा कि हिंदी की जननी संस्कृत को कहते हैं। यानी जो हिंदी का उद्भव या विकास हुआ है वो कहां से हुआ है, तो वो संस्कृत भाषा से हुआ है। यानी संस्कृत भाषा परिवर्तित होकर कहां तक पहुंच गई, हिंदी तक पहुंच गई। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग हिंदी की उपभाषाएं, जिसको हम विभाषा कहते हैं, विभाषा को भी पढ़ेंगे और विभाषा से जो बोलियां निकली हुई हैं उन बोलियों के बारे में भी पढ़ेंगे और कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है उसको भी हम बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी में नंबर लाना बड़ा ही आसान है। अगर आप थोड़ा मेहनत कर ले हिंदी पर, तो हिंदी आपका एग्जाम पास कराने की एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है हिंदी। मतलब ये कह सकते हैं कि हिंदी में दम है कि आपकी परीक्षा को वो क्रैक करवा सकती है। तो बच्चे, आपको क्या करना है, वीडियो को बेहतरीन तरीके से शेयर कर दीजिए। और जो बंदे अगर लाइक नहीं किए हैं तो अभी तुरंत लाइक करिए। ठीक है, तुरंत लाइक करिए। लाइव को हटाकर पहले लाइक करिए, शेयर करिए, फिर उसके बाद कहां पर आ जाइए, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए आ जाइए। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, हाँ, लाइक कर दो भाई जल्दी से। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलो तो शुरू किया जाए। हाँ, तो बच्चे शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले होगा रिवीजन कि कल क्या हुआ था, कल कैसे हमने सीखा था, हिंदी कहां से जन्म हुआ है, हिंदी का उद्भव कहां से है। अभी बताएंगे हिंदी का वास्तविक उद्भव कहां से है, हिंदी अपने रूप में कहां से आई है, हिंदी अपने रूप में कहां से पैदा होने की शुरुआत की है। ये सारी चीजें हम आपको यहां पर बताएंगे। तो एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए कि क्लास को रेडी किया जाए। क्लास को क्या रेडी किया जाए, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथी। क्लास को रेडी किया जाए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। भैया वीडियो नहीं रुकना चाहिए। आप अगर अभी देख रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आप लिंक को कॉपी करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, आप फेसबुक पे, कहीं पर भी, जहां पर भी आपके मित्र हैं जिनसे आपको संपर्क है अच्छा खासा, वहां पर आप भेजिए पहले। ठीक है, चलो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है भाई। चलो रेडी। तो सब बच्चे रेडी कह चुके हैं। तो भाई सबसे पहले होगा रिवीजन, कल की क्लास में हमने क्या सीखा था। तो सबसे पहले जो हम पहला पार्ट तो पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी का विकास, हिंदी का उद्भव या हिंदी का विकास। हिंदी का क्या पढ़ रहे थे बच्चे, विकास। तो हिंदी का विकास कैसे हुआ है, हिंदी का जो विकास है बच्चे वो किस तरीके से हुआ था। तो हमने कहा था सबसे पहले आर्य लोग भारत आए थे। ठीक है, और आर्यों ने बोलना शुरू किया था। तो सबसे पहले आर्यों ने बोलना चालू क्या किया था, वैदिक संस्कृत। क्या बच्चे बोला था, वैदिक संस्कृत। आप लोग बताते चलना आगे क्या है। आगे इसके बाद वैदिक संस्कृत के बाद बच्चे वैदिक संस्कृत कन्वर्ट हो गई लौकिक संस्कृत में। किसमें, लौकिक। याद करना है, सभी को याद करना है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो याद नहीं करेगा। कोई कॉपी वॉपी लेकर नहीं बैठना है, केवल याद करना है। वैदिक संस्कृत के बाद कन्वर्ट होके क्या बन गई बच्चे, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जब अपनी परिवर्तित हुई तब क्या बनी, तो पाली भाषा बन गई। क्या बन गई बच्चे, पाली बन गई। और पाली जब कन्वर्ट हुई तो प्राकृत बन गई। क्या बन गई बच्चे, प्राकृत बन गई। और प्राकृत जब कन्वर्ट हुई तो क्या बन गई, अपभ्रंश बन गई। अपभ्रंश बन गई। और अपभ्रंश जब आगे कन्वर्ट हुई तो बच्चे अवहट्ट बन गई। क्या बन गई, अवहट्ट बन गई। और अवहट्ट जब आगे बढ़ी तो बच्चे यहां पर आप ध्यान दीजिए, प्राचीन हिंदी। कौन सी हिंदी बनी बच्चे, प्राचीन हिंदी, जिसे आरंभिक हिंदी भी कहते हैं, प्राचीन हिंदी। उसके बाद मध्यकालीन हिंदी, मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, मध्यकालीन हिंदी। और इसके बाद हम लोग कहां पर आ गए हैं,
आधुनिक हिंदी, यानी कि जो आजकल हम हिंदी बोलते हैं, आधुनिक हिंदी। तो ये क्रम है, इसको याद करना है सभी को, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो बच्चे ये क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं इसमें कि जो हिंदी का विकास हुआ था वो संस्कृत भाषा से हुआ था, इसीलिए हम क्या कहते हैं, हिंदी को हिंदी की जननी किसे कहते हैं, हिंदी की जननी संस्कृत को कहते हैं, हिंदी की जननी। अच्छे से अगर देखेंगे तो क्लास में जो लास्ट में हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उसका आंसर आप तुरंत दे लेंगे अगर अच्छे से देखेंगे, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन हम पूछेंगे जो पूरी क्लास में हमने पढ़ाया होगा, वो लास्ट में आपसे क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, आप लोग जरूर उसका आंसर दीजिएगा। जब दे पाएंगे तब आप अच्छे से पढ़ते हैं तो, ठीक है। हिंदी की जननी किसे कहते हैं, तो बच्चे संस्कृत को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चे, संस्कृत को कहते हैं। अब आ जाओ, अब जो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत वाला जो पार्ट था, जो समय था, उस समय को हम क्या कह रहे थे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सा समय था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय था। हमने बताया था कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का ये जो समय है ये 1500 ईसा पूर्व से, याद कर लेना बच्चे, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा, 500 ईसा पूर्व तक रहा। और ये फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, और ये कहां तक, ये वाला पूरा समय, ये वाला पूरा समय बच्चे, ये वाला पूरा समय कहां से कहां तक रहा, तो जिसमें पाली बोली गई, प्राकृत बोली गई, अवहट्ट बोली गई, अपभ्रंश बोली गई, इसको हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। तो ये वाला पार्ट हो गया प्राचीन, जिसमें पाली बोली गई, प्राकृत बोली गई, अवहट्ट बोली गई, अपभ्रंश बोली गई, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट जिसमें हमें हिंदी मिल गई थी, इसको हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। आधुनिक, ये कल हमने पढ़ा था, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है। तो बच्चे ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी जानकारी जो कल हमने पढ़ा था, विस्तृत रूप से पढ़ा था, आज हमने बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया है। अब इसी में समझ लेना कि जो संस्कृत थी, संस्कृत से पाली कन्वर्ट हुई। हमने पाली के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जो पाली है वो क्या है बच्चे, पाली भारत की पहली राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। भारत की पहली राष्ट्रभाषा कौन है, तो पाली है। महात्मा बुद्ध ने अपने अधिकतर उपदेश किसमें दिए हैं, तो पाली में दिए हैं। प्राकृत में जैन के उपदेश हैं, जैनों के द्वारा प्रयोग की गई भाषा कौन सी थी, तो प्राकृत थी। फिर प्राकृत कन्वर्ट हुई अपभ्रंश में। बच्चे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो हिंदी का विकास कहां से शुरू होता है, हिंदी का इतिहास हिंदी का आरंभिक इतिहास कहां से शुरू होता है, तो हम कहेंगे अपभ्रंश से माना जाता है। कहां से माना जाता है, हिंदी का आरंभिक इतिहास कहां से माना जाता है, अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है। अपभ्रंश का विकृत रूप अवहट्ट है, अपभ्रंश का विकृत रूप अवहट्ट है। तो हम अपभ्रंश के बारे में जानेंगे, फिर अवहट्ट के बारे में जानेंगे। क्यों ऐसा है, हमें ये सब भाषाएं नहीं पढ़नी है, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी का जो वास्तविक उद्भव हुआ है, वास्तविक विकास जहां से हिंदी अपने रूप में आना शुरू हुई है, वो है अपभ्रंश। तो हिंदी का आरंभिक विकास कहां से माना जाता है, अपभ्रंश से माना जाता है। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम आते हैं। चलो सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग लगाएंगे, अपभ्रंश पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चे, अपभ्रंश। अपभ्रंश पढ़ना है। तो ये जो अपभ्रंश पढ़ना है, तो सबसे पहले हम कहेंगे इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था बच्चे, तो अपभ्रंश कहां से कहां तक बोला गया था, तो बोला गया था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक ये इसका टाइम पीरियड था। अपभ्रंश का टाइम पीरियड कहेंगे तो याद करो 500 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश चला। ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे कि अपभ्रंश के पहले कवि कौन थे, अपभ्रंश के पहले कवि कौन थे, तो आप यहां पर याद करेंगे पहले कवि कौन थे, तो बच्चे याद रखोगे स्वयंभू।
कौन थे? स्वयंभू। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। स्वयंभू पहले कवि थे, इसलिए इनको क्या कहा गया था बच्चे? इनको जो कहा गया था, इनका जो नाम दिया गया था वो नाम था, हाँ, अपभ्रंश के वाल्मीकि कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? अपभ्रंश के वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आएगा कि अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू के कहते हैं। ये पहले कवि हैं किसके? अपभ्रंश के हैं। ठीक है, तो यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, जो स्वयंभू की एक रचना है, रचना कौन सी है? तो बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो रचना है स्वयंभू की वो क्या है? वो क्या है बच्चे? पौमचर्यु। कौन सी है? पौमचर्यु। पौमचर्यु है। इनकी रचना का नाम क्या है? पौमचर्यु है, जिसे हम हिंदी में, ये तो अपभ्रंश में है पौमचर्यु, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? राम काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? राम काव्य कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राम काव्य कहते हैं पौमचर्यु को। तो पहले कवि स्वयंभू थे। अच्छा, अपभ्रंश की कुछ रचनाओं के बारे में बात करें तो ये तो पहला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज मैं उतनी ही बातें बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी, बेकार की बातें नहीं होंगी। तो बस उतनी ही चीजें आपको याद करनी है, उतनी ही चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपभ्रंश की बात हो रही थी, तो इसी में दूसरा पॉइंट है कि अपभ्रंश का लिख लो, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? तो अपभ्रंश का प्रथम काव्य के बारे में अगर बात करें तो बच्चे भविष्ययत कहा। ये रचना किसकी थी? तो बच्चे ये जो रचना थी, ये रचना थी धर्मपाल की। किसकी थी? धर्मपाल की थी। आपको ये याद रखना है, भविष्यत कहा जो था वो अपभ्रंश का प्रबंध काव्य था। यहां पर प्रबंध काव्य आया है। तो जो काव्य होता है वो दो प्रकार का होता है। काव्य के बारे में सुन लेना, काव्य को ही हम पद्य कहते हैं, काव्य को ही हम कविता कहते हैं। काव्य हमेशा गाया जाएगा, ठीक है, काव्य हमेशा पढ़कर सुनाया जाएगा, मतलब कैसे? गाकर। तो काव्य यानी पद्य, और पद्य यानी क्या होता है? कविता। ठीक है, तो प्रबंध काव्य क्या होता है? तो बातें बहुत ध्यान से सुनिए। जो काव्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य होता है। श्रव्य काव्य एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य क्या होता है? तो जिस काव्य को सुनकर हमें आनंद की अनुभूति हो उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। आप नोट कर सकते हो, श्रव्य काव्य हो गया। दृश्य काव्य क्या होता है? जिसको सुनने के साथ हम देखें भी, जैसे हम चलचित्र देखते हैं, टीवी में पिक्चर्स देखते हैं, गाना आता है, उसमें सुन भी रहे हैं काव्य को और देख भी रहे हैं, तो उनको हम दृश्य काव्य कहते हैं। मतलब सुनने के साथ देख कर भी जिस काव्य को आनंद की अनुभूति हो उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। अब हो गया यहीं पर जो आपने सुना है, कौन सा? श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य। ठीक है, तो प्रबंध काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य में हम कहते हैं कि किसी पूरे जीवन की आप वर्णन करते हैं, किसी के पूरे जीवन की वर्णन करते हैं, कहीं से वो बीच की आधी अधूरी कहानी नहीं होगी। किसी भी कथा की अगर घटनाक्रम बिल्कुल सही है, घटनाक्रम से पहले जन्म हुआ उसका, फिर उसने युवावस्था देखी, पूरी कहानी जन्म से लेकर मृत्यु तक है अगर, तो हम कहेंगे प्रबंध काव्य है, कहीं से तोड़ा नहीं गया है। तो प्रबंध काव्य दो प्रकार के होते हैं। प्रबंध काव्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा? याद करिए, प्रबंध काव्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। तो महाकाव्य में क्या होता है? पौराणिक कथाएं होती हैं। ठीक है, किसी का पूरा जीवन परिचय होता है और उसमें क्या होता है? पौराणिक कथाएं होती हैं, ऐतिहासिक कथाएं होती हैं। ठीक है, खंड काव्य किसी अगर पूरा जीवन नहीं होता है, किसी जीवन में जो घटना, मतलब जैसे हम कहते हैं कि अगर राम की बात करें तो कुछ युवावस्था की अगर उनकी बात कर दी गई है तो वो क्या है? खंड काव्य है। तो आप समझ चुके हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य क्या है। तो प्रबंध काव्य अगर बात करें, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य क्या था? तो भविष्यत कहा था। ठीक है, क्या था बच्चे? भविष्यत कहा था। चलो, ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो अब यहीं पर हम जानेंगे जो अपभ्रंश थे बच्चे, जो अपभ्रंश थे वो कितने प्रकार के थे? तो अपभ्रंश के जो प्रकार हैं वो 6 प्रकार के हैं।
कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। अपभ्रंश के 6 भेद होते हैं। कितने टाइप होते हैं अपभ्रंश के? 6 प्रकार होते हैं। हमने सीखा था कि अपभ्रंश से ही सर हिंदी का उद्भव हुआ है। हिंदी कहां से प्रकट हुई है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश का विकृत रूप क्या है? अवहट्ट है। यानी अवहट्ट को हम क्या कहते हैं? हिंदी का देहाती रूप कहते हैं। चलो अब यहीं पर हम सीखते हैं, यहां पर हम क्या सीखते हैं? अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के भेद कितने हैं बच्चे? 6 भेद हैं। याद करिए अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो वो सारे भेद हमको लिखने हैं, ठीक है। और एक चीज समझ लो, अपभ्रंश के बाद ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है। देखो यहां पर ये अपभ्रंश हो गया था, अपभ्रंश के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ था, ठीक है। तो अपभ्रंश से ही हमें हिंदी ढूंढनी है, तो हम लोग आते हैं अपभ्रंश पर ही। तो अपभ्रंश से हमको हिंदी ढूंढना है। तो पहला अपभ्रंश कौन सा है बच्चे? सौरसेनी है। कौन सा है? सौरसेनी है। दूसरा अपभ्रंश कौन सा है? तो दूसरा अपभ्रंश है बच्चे अर्धमागधी। अर्धमागधी। तीसरा अपभ्रंश कौन सा है? तो तीसरा अपभ्रंश है मागधी। चौथा अपभ्रंश कौन सा है? तो चौथा है बच्चे खस। खस चौथा कौन सा है? खस अपभ्रंश है। यहीं पर अगर पांचवें अपभ्रंश की बात करें तो पांचवा अपभ्रंश क्या है? तो पांचवा अपभ्रंश है ब्रांचड़। कौन सा है बच्चे? ब्रांचड़। ब्रांचड़ है। और छठा कौन सा है? तो छठा कौन सा है? तो छठा है महाराष्ट्री। याद करना है, अभी याद करना है। अगर हिंदी सही से आपको पढ़नी है तो याद करना है, ठीक है। याद करो अभी। अपभ्रंश के 6 भेद होते हैं। अपभ्रंश के 6 भेद होते हैं। एक सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्रांचड़, महाराष्ट्री। ब्रांचड़, खस, महाराष्ट्री। अपभ्रंश के 6 भेद होते हैं सर। 6 भेद होते हैं जहां से हिंदी का विकास माना जाता है। पहले तो हिंदी की उपभाषाएं निकलेंगी सर जी। अपभ्रंश के भेद जो सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस और ब्रांचड़ और महाराष्ट्री है सर, आपने बताया था हिंदी में 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी उपभाषाएं होती हैं? 5 उपभाषाएं होती हैं। इन 5 उपभाषाओं से सर जी आपने 17 बोलियां बताई थी कि हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं? 17 बोलियां होती हैं। आज 5 उपभाषाएं कहां से निकलने वाली हैं? अपभ्रंश से ही निकलेंगी। और उन 5 उपभाषाएं से क्या निकलेंगी बच्चे? आप तुरंत बताओगे सर जी वहां से 17 बोलियां निकलेंगी। याद करो 17 + 1 18 बोलियां होती हैं, लेकिन हम मान्यता किसको दे रहे हैं? 17 बोलियों को। तो 17 बोलियां हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो याद हो गई होंगी सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्रांचड़, महाराष्ट्री। अब याद करने का इतना याद हो गया ना, इसके बाद ट्रिक चलेगी। सौरसेनी, आप जैसे ही सौरसेनी को पढ़ते हो आपको याद आता है शेर। क्या याद आता है? शेर। सौर, शेर, सौर, शेर। शेर याद आ रहा है ना? तो शेर कह दो। शेर क्या करता है बच्चे? शेर पराग दूध पीता है। कौन सा दूध पीता है? शेर पराग दूध पीता है। याद हो गया। शेर कौन सा दूध पी रहा है? शेर पराग दूध पी रहा है, ठीक है। अर्धमागधी आ गया है। अर्धमागधी जैसे ही आए, इसमें देखो उड़ंकीरा है और आप तुरंत कह दो उड़ंकीरा तो सर जी पूर्वी में भी है। तो पूर्वी हिंदी। अभी थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान ना दो, अभी आपको ऑटोमेटिक याद कराने की मेरी जिम्मेदारी। और आप कुछ भी करो, याद कराने की मेरी जिम्मेदारी, मैं याद करा दूंगा। मागधी। मागधी क्या है बच्चे? बउआ बिहारी है। ए बउआ बिहारी को मार। बउआ बिहारी को मां से मागधी। बउआ बिहारी क्या है? बउआ। बउआ कैसा है हमारा? बउआ है बिहारी। बउआ कैसा है? बउआ है बिहारी। अभी मैं यहां पर उपभाषाएं निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सबसे पहले हमने बताया था कि पहले क्या होती हैं? सबसे छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं। याद कर लो भाई, सबसे छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं बोलियां। बोलियां में हम कोई साहित्य की रचना नहीं कर सकते हैं। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। बोली के जब आगे बढ़ोगे विस्तृत क्षेत्र में, बोली से बड़े क्षेत्र में क्या होती है? उपभाषा।
उपभाषा, जिसे बच्चे हम विभाषा भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? अगर कहीं पर विभाषा भी आ जाए तो घबराना नहीं, विभाषा को ही उपभाषा कहते हैं। उपभाषा के बाद भाषा बनती है। जब और विस्तृत क्षेत्र की बात की जाए तो भाषा का निर्माण होता है। तो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाओं में 17 बोलियां हैं। कितनी हैं? 17 बोलियां हैं। याद करो, खस आ गया ना, तो खस जहां पर आ जाए, ठीक है, पहले ब्राचड़, तो ब्राचड़ महाराष्ट्री से मराठी निकली, ये तो याद ही हो जाएगा, मराठी, मराठी, ठीक है, ठीक है। तो यहां से खस से याद करो पहाड़ी, खस से याद करो क्या? पहाड़ी। खस कैसा है? खस बस कहां पर होता है? जैसे खस ढूंढने जाएंगे तो पहाड़ों पर ही खस मिल जाएगा, है ना। खस का मतलब घास वास समझ लो, खस पहाड़ी क्षेत्रों में है, तो खस का पहाड़ी लिख देंगे, ठीक है। ब्राचड़ में हम लोग ध्यान देंगे सिंधी और पंजाबी। पंजाबी दूसरे पेन से लिखता हूं यहां पर, सिंधी और पंजाबी, और जहां पर सिंधी होगी वहीं पर क्या होगी? पंजाबी होगी। चलो अब यहां पर सर जी पराग के बारे में आपने नहीं बताया अभी, अब पराग के बारे में हम बता देते हैं आपको, पराग के बारे में भी आपको हम बता देते हैं। इसको पहले आप फिर से दोहरा लो एक बार, इसको एक बार आप फिर से दोहरा लो, फिर इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, यहां किनारे रख देते हैं, ठीक है। सर जी अपभ्रंश के 6 भेद होते हैं, सौर सेनी, आर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचड़, महाराष्ट्री। शेर, सौर सेनी से शेर की फीलिंग आ रही, शेर पराग दूध पीता है। शेर कैसा दूध पी रहा है बच्चे? पराग दूध पी रहा है। अगर पराग को देखा जाए तो पा से क्या हो जाएगा सर जी? पा से पश्चिमी होता है। क्या होता है? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी क्या होता है बच्चे? हिंदी, पश्चिमी हिंदी होता है। रा से होता है सर जी राजस्थानी, रा से क्या होता है? राजस्थानी होता है सर, राजस्थानी होता है। क्या होता है? राजस्थानी होता है। गा से सर क्या होता है? गा से सर जी गुजराती होता है। गा से क्या होता है? गुजराती होता है। और एक चीज हमने सीखी थी, जब हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में थे, उसके बाद जैसे ही हमने कहा भारतीय आर्य भाषा 3 काल थे। प्रथम यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, फिर उसके बाद था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का भी उद्भव हुआ, हिंदी के साथ कुछ हिंदीतर भाषाएं भी आई थी। आधुनिक में हिंदी तो हिंदी है, हिंदीतर क्या थी? हिंदी से परे जो थी, जो हिंदी नहीं मानी जाएंगी। तो हिंदी का भी विकास होगा, अपभ्रंश से हिंदी की भी भाषाएं निकलेंगी, बोलियां निकलेंगी, और हिंदी के साथ साथ कुछ हिंदी जो नहीं है वो भी निकलेंगी। तो आपसे परीक्षा में कभी ये भी पूछा जाता है, जैसे गुजराती क्या हिंदी है? नहीं, गुजराती हिंदी नहीं है। राजस्थानी हिंदी है? हाँ, राजस्थानी हिंदी है। तो सबसे पहले हमको 5 उपभाषाएं ढूंढनी है। कौन सी? 5 जो अपभ्रंश से निकली है। अपभ्रंश के ये जो भेद है ना, इनसे ये भाषाएं आपकी निकली हुई हैं। अभी बात होगी किसकी? मागधी की। तो मागधी को भी पकड़ लो बच्चे। मागधी को बउआ है, बा से क्या होता है बच्चे? बा से होता है, देखो बा से हम ढूंढ रहे हैं बांग्ला, बा से क्या हो जाएगा बच्चे? बांग्ला, बांग्ला, ठीक है। ऊ है ना, ऊ से हो जाएगा उड़िया, ऊ से क्या हो जाएगा? उड़िया, ऊ से क्या हो जाएगा? उड़िया, ठीक है। आ है, आ से क्या हो जाएगा? असमिया, 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 असमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? आ से हो जाएगा असमिया, ठीक है। तो अब एक चीज समझ गए हो, अब यहां पर सर जी सारी भाषाएं तो हमें पता है, बांग्ला, उड़िया, असमिया, एक ये बिहारी, ठीक है। किससे निकली है? कौन से अपभ्रंश की है? तो मागधी अपभ्रंश की हैं ये भाषाएं, ठीक है। खस से कौन सी भाषा निकली है? पहाड़ी, और पहाड़ी क्या है? पहाड़ी हिंदी कहते हैं इसे। पहाड़ी क्या है? पहाड़ी हिंदी कहते हैं। चलो उपभाषाएं ढूंढी जाए सर। अब तो सारी भाषाएं आपने लिख दी हैं, अब सर बता दो जल्दी से कौन सी उपभाषाएं हैं वो 5 जिनसे हमें बोलियां 17 निकालनी है। चलो तो देखो, सबसे पहले हम कह देंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा मिल गई, ये एक पहली उपभाषा। पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी। हिंदी के अंतर्गत कई उपभाषाएं, मतलब कोई भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं, हर उपभाषा के अंदर कई बोलियां होती हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी उपभाषाएं, हिंदी एक भाषा थी, हिंदी एक भाषा थी, उसके अंदर 5 उपभाषाएं 17 बोलियां हैं, ठीक है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये चीजें रट जाएं, यहीं पर देखते ही देखते रट जाएं, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़े, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़े,
थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा याद करने में शुरुआत में लगेगा दिक्कत है, लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपको नंबर देने वाली है भाई। खुला खुला नंबर आते हैं हिंदी के विकास से। 3-4 क्वेश्चन आते हैं, पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां आती हैं, खुले खुले नंबर है भाई। घबराना नहीं, मैं रटवा दूंगा, घबराना नहीं, मैं रटवा दूंगा। पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी, दूसरी क्या हो गई, दूसरी हो गई राजस्थानी। दूसरी क्या हो गई बच्ची, दूसरी हो गई राजस्थानी। गुजराती उपभाषा नहीं है हिंदी की, हिंदी की उपभाषा नहीं, ये हिंदीतर भाषा है, हिंदी के परे है, जो हिंदी नहीं है। तो पहली उपभाषा, दूसरी उपभाषा। बिहारी तीसरी है। बिहारी क्या हिंदी के अंतर्गत आती है? हाँ भैया, हिंदी की भाषा है, हिंदी की उपभाषा है बिहारी। ठीक है, चलो पहाड़ी हिंदी, ये पहाड़ी हिंदी क्या है बच्चे, ये आ गई चौथी। ये क्या आ गई बच्चे, चौथी आ गई, चौथी आ गई। समझ में आ रही है, समझ में आ रही कि नहीं? तो कौन कौन सी दिखी? और एक ये देखो अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी ये कौन सी है बच्चे, पांचवी हो गई, पांचवी हो गई। ठीक है, हिंदी की उपभाषाओं की अगर बात करें तो पश्चिमी हिंदी पहली उपभाषा, दूसरी राजस्थानी, फिर तीसरी पूर्वी हिंदी, चौथी बिहारी, बिहारी हिंदी भी कह सकते हैं। पांचवी क्या है बच्चे, पांचवी है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो आप क्रम से भी याद कर सकते हो इसे। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? लाइक का बटन दबाओ भैया जल्दी से, लाइक का बटन दबाओ। इतनी अगर बात क्लियर हो गई है तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम बार बार लाएंगे, इसको हम बार बार लाएंगे, लेकिन अभी चलते हैं सौर सेनी का पश्चिमी हिंदी पकड़ते हैं। ठीक है, चलो पकड़ते हैं सौर सेनी का पश्चिमी हिंदी, हम यहां पर पकड़ने वाले हैं। चलो अब बोलियां निकालना है। पहले तो हम यहां पर एक डिटेल में आपको बता देते हैं, क्या बता देते हैं, जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी भाषा है उसकी 5 क्या है, 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी मिली थी? तो आपको मिल गई पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी मिल गई, हिंदी लगा लेना। और उसके बाद मिल गई कौन सी, पूर्वी हिंदी मिल गई, पूर्वी हिंदी मिल गई। फिर कौन सी मिल गई, राजस्थानी मिल गई। कौन सी मिल गई बच्चे, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी मिल गई। फिर कौन सी मिल गई बच्चे, फिर आपको मिल गई है यहां पर बिहारी हिंदी। कौन सी मिली बच्चे, बिहारी, बिहारी, बिहारी। फिर उसके बाद कौन सी मिल गई है, पहाड़ी हिंदी। भाई उत्तराखंड में तो हिंदी बोली जाती है, कौन सी, पहाड़ी। ये 5 उपभाषाएं हैं, हिंदी भाषा की 5 क्या है, ये उपभाषा है। अरे भाई उपभाषा है, ठीक है, उपभाषा है। उपभाषा को हम लोग विभाषा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कभी विभाषा लिखा हुआ मिल जाए तो जान जाना ये उपभाषा ही है। मैं बार बार बता रहा हूं इसको। ठीक है, अब आ जाओ, ये चीजें हो गई क्लियर। ठीक है, तो भाई पश्चिमी हिंदी कहां से निकला था? अब उल्टा याद करो, जो सर जी पश्चिमी हिंदी है सौर सेनी अपभ्रंश का है। ये किसका है? ये सौर सेनी अपभ्रंश का है, सौर सेनी का है, सौर सेनी का है। याद करना है आपको, मैं याद कराने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर रहा हूं सर जी। ठीक है, पूर्वी किसका है सर जी? उड़ंकीरा लगी है। और हम एक अपभ्रंश जानते हैं अर्धमागधी वाला, उसमें भी उड़ंकीरा लगी है, अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश का कौन सा है बच्चे? अर्धमागधी अपभ्रंश का पूर्वी हिंदी है। राजस्थानी सर जी पराग, शेर पराग दूध पीता है, राजस्थान, रा से राजस्थान, ये भी सर जी सौर सेनी में आएगा। सौर सेनी, सौर सेनी है बच्चे, सौर सेनी अपभ्रंश से है, सौर सेनी अपभ्रंश से है। ठीक है, बिहारी सर जी बिहारी मागधी से आया था, मागधी, मागधी, मागधी अपभ्रंश से। पहाड़ी खस से आया था, खस से आया था। अब हम सबसे पहले हम कहां पर चलेंगे? ये वाला पढ़ने वाले हैं, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से लाइक करो भैया, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। यहां तक अगर बात क्लियर है, याद करो, हम सबसे ज्यादा फोकस है भैया, याद करो। याद अगर कर लेते हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, याद नहीं करोगे तो दिक्कतें बहुत हैं। आज अगर तुमने कॉपी पर लिख लिया तो कल फिर याद करना पड़ेगा। आज का काम है आज ही कर डालो, तभी क्या है, छुटकारा मिलेगा हिंदी से। आज जितनी चीजें हिंदी 5 उपभाषाएं देती है, उन 5 उपभाषाओं से 17 बोलियां निकलती हैं। 5 उपभाषाएं पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी हैं। पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, राजस्थानी, बिहारी, बिहारी, पहाड़ी है। अब इनसे हम चलेंगे पहले पॉइंट पर। तो बच्चे स्क्रीनशॉट लो और पहले पॉइंट पर हम आ गए हैं। पहला पॉइंट हम फिर से लिख रहे हैं। सर जी अपभ्रंश 6 होते हैं, सर जी अपभ्रंश के भेद 6 होते हैं, 6 होते हैं। उसमें हमने सौर सेनी का, सौर सेनी का
सौर सेनी अपभ्रंश का हमने पश्चिमी हिंदी उपभाषा ली थी। सौर सेनी का पश्चिमी हिंदी हमने लिया था, पश्चिमी हिंदी लिया था हमने सर। सौर सेनी से ही तो पश्चिमी हिंदी निकली थी। सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी उपभाषा निकली है। अब इसको हम देखेंगे इससे कौन सी बोलियां निकली। हमें बोलियां भी सारी काउंट करनी है क्योंकि 17 बोलियां हैं। 17 बोलियां सर निकालो। पहले तो हम इससे निकालते हैं पश्चिमी हिंदी। जहां पर आ जाए तुम एक फार्मूला याद कर लेना, कौम्बा 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 ब्रबुक, ऐसे कर लो, ब्रबुक ब्रबुक। भैया एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, पूरा ध्यान से देखोगे रटवा के जाएंगे, पूरा ध्यान से देखोगे रटवा के जाएंगे। क्लियर है? देखो देखो, कौम्बा सर जी सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली थी। सौर सेनी पराग दूध शेर पीता है, पा से पश्चिमी हिंदी, रा से राजस्थानी, गा से गुजराती। गुजराती हिंदी नहीं थी, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी हिंदी थी। पश्चिमी हिंदी आ गई है। पश्चिमी हिंदी जैसी आएगी आप कौम्बा ब्रमुक, पश्चिमी हिंदी कौबा ब्रबुक, कौम्बा ब्रबुक। कौम्बा ब्रमुक क्या है भैया? याद कर लो, कौवा होता है जैसे कौवा, तो कौवा नहीं याद करो, कौम्बा, कौम्बा ब्रबुक। तो बच्चे का से क्या हो जाएगा? अभी देखो एक चीज समझ लो, ये जो कौम्बा है ना, जो कौम्बा वाले ब्रैकेट में है, ये इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, इसको कह दो ये भाषाएं आकार बहुला हैं। कैसी हैं? आकार बहुला हैं। ये कैसी हैं बच्चे? आकार बहुला हैं, कौम्बा वाली। और जो उधर लिखी हमने ब्रबुक लिखी है, ये सर जी कह दो ये ओंकार बहुला है। अच्छा कैसे? ये क्या सर जी? ये क्या होती है? ओंकार बहुला, आकार बहुला। ये बहुला क्या है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो ये कितनी भाषाएं हैं बच्चे? कौम्बा से यहां पर 2 बोलियां निकल रही हैं, ब्रबुक से निकल रही हैं 3 बोलियां, याद करनी है। अब देखो कैसे निकल रही हैं, अभी मैं बताऊंगा सब कुछ। कौ से क्या होता है सर जी? कौ से होता है कौरवी। क्या होता है? कौरवी होता है, कौरवी। क्या होता है? कौरवी होता है। बा से क्या होता है बच्चे? बा से बांगरू होता है, बांगरू होता है, बांगरू होता है। कौरवी बांगरू, कौम्बा, कौ से कौरवी, बा से बांगरू, बा से बांगरू। ब्र से आ जाओ, ये है ब्र, ये है क्या? ब्र। ब्र से हो जाएगा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। ब्र से नहीं पता है क्या? ब्रज भाषा होगा। आपको तो ये पता है ब्रज भाषा साहित्य की सबसे बड़ी बोली है, भाषा है, उपभाषा है। ठीक है। बू से हो गई बुंदेली, बुंदेली, बुंदेली। बू से हो गई बुंदेली। ठीक है। का से हो गया भैया, का से क्या हो गया? कन्नौजी, कन्नौजी। का से हो गया कन्नौजी। कितनी भाषाएं सर निकाल दिया आपने तो पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकाल दी। कितनी? 5 बोलियां, 5 बोलियां निकाल दी आपने। कितनी बोलियां निकाल दी है बच्चे? 5 बोलियां। कितनी निकाल दी है? 5 बोलियां निकाल दी है। अब देखो ये जो कौरवी है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अब बात समझने की आ रही है, ये 5वीं। अब बात समझने की आ रही है। अच्छा बात क्या सर जी समझे? इतना तो समझा दिए हो आप। अच्छा थोड़ा और समझ लो। कौरवी को खड़ी बोली कहते हैं। कौरवी को राहुल संकृत्यायन ने नाम दिया है। ये कौरवी, कौरवी किसने नाम दिया है? खड़ी बोली है ये। कौरवी को क्या कहते हैं? कौरवी ही खड़ी बोली है। कौरवी को हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं बच्चे। खड़ी बोली किसे कहते हैं? खड़ी बोली हम कौरवी किसे? खड़ी बोली कौरवी को कहते हैं। खड़ी बोली को कौरवी किसने नाम दिया था? तो याद करो, राहुल संकृत्यायन ने, संकृत्यायन ने कौरवी कहकर बुलाया था खड़ी बोली को। ठीक है, कंफर्म? इतनी बात सही है। बांगरू सर जी क्या कौन सी है? बांगरू हरियाणवी है। कौन सी है? हरियाणवी है, हरियाणवी है। तो हरियाणवी कौन सी है बच्चे? हरियाणवी है बांगरू, हरियाणवी है बांगरू। कंफर्म है? कंफर्म है इतना? ठीक है। तो बांगरू को एक और नाम से भी जाना जाता है, जाटू कहते हैं इसे। जाटू जाटू बोली कौन सी है? जाटू को ही बांगरू कहते हैं, हरियाणवी कहते हैं। ठीक है। कौरवी खड़ी बोली है। कौरवी क्या है? खड़ी बोली है। ब्रज भाषा ब्रज के क्षेत्र में, मथुरा में बोली जाती है। ब्रज भाषा ब्रज के क्षेत्र में, मथुरा में बोली जाती है। ठीक है। ब्रज मंडल में बोली जाती है ब्रज भाषा। बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश जब आप पढ़ेंगे तो आप एक बुंदेलखंड क्षेत्र पढ़ेंगे जो
दक्षिण का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड, ठीक है, जो पठार है एक, तो वो बुंदेलखंड पठार में बुंदेली बोली जाती है, कन्नौजी कन्नौज के क्षेत्र में बोली जाती है। कंफर्म है? तो 5 बोलियां आपने यहां पर निकाल ली है और इनके बारे में सुन लो। ये आकार बहुला क्या है सर जी? कौरवी बोली, खड़ी बोली जो होती है ना, उसमें आ लास्ट में निकलता है, जो प्रत्यय होता है ना वो आ का होता है। जैसे हम कहते हैं हम, माँ आ है, हम घर जा रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूं, बढ़िया खड़ी बोली बोल रहे हैं, ठीक है, तो खड़ी बोली हो गई। इसमें ओकार बहुला, इसमें प्रत्यय ओ लगा होता है, पीछे ओ निकलेगा। जैसे ब्रजभाषा वाले हैं, बुंदेली वाले ऐसे कहते हैं मैं खइबो, हम तो खाना खइबो, तुम तो वहां जइबो नहइबो, है ना, बो लगा दे, मतलब ओ लगा देंगे पीछे, ठीक है, घूमे चलबो, ऐसे ओ कर ज्यादा तुम्हें बहुलता मिलेगी। तो ओ का प्रत्यय की बहुलता होती है तो उसको हम ओंकार, बुंदेली भी ऐसी बोली जाती है, चलो वो घूमो चल के, है ना, ऐसे बोली जाती है। मैं बोल नहीं पा रहा हूं लेकिन आपको मैं समझा सकता हूं कि ओ की बहुलता ब्रबुक में है। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी जो भी बोलियां हैं उसमें ओ प्रत्यय मिलेगा। और कौरवी, हरियाणवी, कौरवी का ही ये विकृत रूप है, कौरवी से ही हरियाणवी का जन्म हुआ है, खड़ी बोली से ही, ठीक है, क्लियर? हाँ चलो, समझ में आ रही बात? बिल्कुल, एक एक चीज समझ लो भाई, एक एक चीज समझ लो, ये चीजें आपको बहुत काम देने वाली हैं। अगर आप सही से पढ़ना चाहते हो, एक सही से हिंदी का पूरा अध्ययन करना चाहते हो, फिर एक बार हिंदी पढ़ो, दोबारा पढ़ने का जरूरत ना हो आपको, ऐसे हिंदी पढ़ना चाहते हो, आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो याद करा देता हूं मैं, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी निकली, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां थी। 5 बोलियां याद कैसे करेंगे? याद करेंगे एक फार्मूला, कौबा ब्रबुक, कौबा ब्रमुक, मन में बोलो, कौबा ब्रबुक, कौ से कौरवी, बा से बांगरू, कौरवी बांगरू, कौरवी को ही हम खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली पूछा जाएगा, खड़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो बच्चे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौरवी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बांगरू आती है, बांगरू बा से बना है, बांगरू, बांगरू को ही हरियाणवी कहते हैं। हरियाणवी के साथ बांगरू को जाटू कहते हैं। जाटू कहां बोली जाती है? जाटू बोली हरियाणा और पंजाब के सीमा पर बोली जाती है, ठीक है। अब आ जाती है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ब्रजमंडल में बोली जाती है। ब्रजभाषा किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है बोली। बुंदेली बोली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। कन्नौजी ब्रबुक, याद करो बच्चे, ब्रबुक, तो याद हो गया ना, क्लियर है। चलते हैं ब्रजभाषा के बाद हमने पश्चिमी हिंदी कंप्लीट कर लिया है, अब आते हैं किस पर? पूर्वी हिंदी पर। पूर्वी हिंदी पर आते हैं, जो कि 5 उपभाषाओं में दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। तो बच्चे आ जाओ पूर्वी हिंदी, जल्दी से हेडिंग लगाओ, सौरसेनी। फिर से हम लिख रहे हैं, इसको याद ही कर लेना है, इसको याद ही कर लेना है। सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं, सौरसेनी से कैसे निकली है? अर्धमागधी से निकली है। याद करो, हमने बताया था अपभ्रंश के 6 भेद होते हैं, 6 में से एक अर्धमागधी था। क्या था बच्चे? अर्धमागधी था। याद हो जाएंगी तुम्हें चीजें, याद करनी है, याद करनी है, लिखनी नहीं है, लिखते तो सब हैं। अर्धमागधी से, जो 6 अपभ्रंश से, उनमें एक अर्धमागधी था, वहां से पूर्वी निकला है, पूर्वी हिंदी, उपभाषा पूर्वी हिंदी निकली है, पूर्वी हिंदी निकली है। इसमें सर जी कितनी बोलियां हैं पहले ही बता दो। सर जी 3 बोलियां हैं। कितनी हैं? 3 बोलियां हैं। उपभाषा है ये पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। क्लियर? 3 भाषाएं याद कैसे करेंगे सर? याद कर लो, आ ब छ, अबच याद करना है। वो पेज में अपच नहीं हो जाता है तो अपच ना, थोड़ा सा विकृत कर दो उसे, थोड़ा सा कन्वर्ट करो, अबच, 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 ठीक, अबच। तो अबच हो गया ना बच्चे। तो आ से क्या बनेगा सर जी? आ से अवधि बनेगी, अवधि। क्या बनेगा बच्चे? अवधि। आ से अवधि। सर जी बा से बघेली, बघेली, बा से क्या बनेगा? बघेली। छा से सर जी क्या बना दोगे? छा से बना देंगे छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। अरे छत्तीसगढ़ी भी सर जी हिंदी है, वाह, मतलब छत्तीसगढ़ में भी जो लोग रहते हैं हिंदी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी हिंदी है। हाँ भाई, छत्तीसगढ़ी भी हिंदी है। और ये हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है,
क्लियर? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसको याद करने का मैं पूरा उपाय बता रहा हूं। अवधि, अवध क्षेत्र में जो हम लोग, जैसे हम रहते हैं उन्नाव में, उन्नाव अवध का क्षेत्र है। उन्नाव कैसा क्षेत्र है बच्चे? अवध, और कन्नौजी भी बोली जाती है यहां पर, लेकिन अवधि ज्यादा बोली जाती है। जैसे अवधि क्षेत्र आ जाता है अयोध्या, अयोध्या में अवध बोली जाती है। फैजाबाद हो गया अवध, बाराबंकी हो गया अवध, रायबरेली हो गया अवध का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पर अवधि बोली जाती है ना, कंफर्म। बघेली, बघेली बघेलखंड में बोली जाती है। जैसे अगर बात करें, उत्तर प्रदेश 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर वाला पहाड़ी था, पहाड़ी क्षेत्र, बीच में गंगा यमुना का मैदान, और नीचे है पठार। पठार में 2 पठार थे। कौन सा? एक बुंदेलखंड का पठार जहां पर बुंदेली बोली जा रही थी, एक है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड में बघेली बोली जाती है, बघेलखंड में बघेली बोली जाती है। ये जो पठार है आप कह सकते हो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा पर पड़ता है ये पठार। ठीक है, तो बघेली बघेलखंड में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। क्या बात है सर जी, सब कुछ पता चल गया है हमें। तो पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकली थी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधि में कहेंगे सर जी रामायण की रचना की गई है, तुलसीदास ने रामचरितमानस भी अवधि में लिखा है। ठीक है, और कह देंगे कि जो मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की है, बताओ जल्दी से? पद्मावत, कान्हावत, अखरावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं जो कि अवधि भाषा में ही लिखी हुई हैं। अवधि भाषा में कौन सी? पद्मावत रचना अवधि भाषा में ही लिखी गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मावत जो लिखी गई है वो किसके अंतर्गत? तो अवधि में लिखी गई है। ठीक है, कंफर्म है भाई? चलो बढ़िया, लाइक का बटन दबाते जाओ। अब आते हैं, देखो ये तो हो गया 5, 3, 8 हो गई बोलियां। अभी हम ये दूसरे पर थे, अब आ जाओ राजस्थानी। तो राजस्थानी तो भैया याद ही करना है। राजस्थानी पराग दूध पीता है कौन? सौर सेनी। ये से और सीटी वाली में कुछ हमसे दिक्कत हो रही है, कभी सीटी वाला बना देता हूं, कभी ये, कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लीजिएगा। सौर सेनी में, सौर सेनी में कौन सी उपभाषा निकली थी? राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। सौर सेनी से निकली है कौन सी? राजस्थानी हिंदी। सर जी अपभ्रंश कितने होते हैं? अपभ्रंश सर जी 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 अपभ्रंश में एक अपभ्रंश है सौर सेनी। सौर सेनी यानी शेर पराग दूध पीता है, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी, और राजस्थानी यहां पर है, गुजराती निकली थी जो हिंदी नहीं थी, राजस्थानी हिंदी है, हिंदी है। ये कितनी बोलियां यहां से निकली हैं? सर जी 4 बोलियां निकली हैं। कौन सी? 4 बोलियां। सर जी 4 तो सीमाएं होती हैं, 4 तो सर जी सीमाएं होती हैं। 4 क्या होती हैं? सीमाएं नहीं, 4 दिशाएं होती हैं, सॉरी 4 क्या होती हैं सर जी? दिशाएं होती हैं। तो भैया 4 दिशाएं बना लो, 4 दिशाएं बना लो। ये क्या है? ये बच्चे राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान। यानी जो राजस्थानी हिंदी है ये दिशाओं के परिप्रेक्ष्य में बोली जाएगी, है ना। उत्तर में कुछ और बोली जाएगी, दक्षिण में कुछ और बोली जाएगी, पश्चिम में कुछ और बोली जाएगी, उत्तर में कुछ और बोली जाएगी। तो ऐसे बोली जाएगी राजस्थानी, राजस्थानी, सॉरी राजस्थान लिखेंगे केवल अभी, राजस्थान। तो बच्चे ये अगर राजस्थान है तो राजस्थान का ये पूर्वी दिशा है, ये पूर्व की दिशा है, ये उत्तर की दिशा है। ये क्या है? उत्तर की दिशा है बच्चे। ये दक्षिण की दिशा है। ये क्या है? दक्षिण की दिशा है। ये क्या है बच्चे? पश्चिम है। आप लोग रीजनिंग तो पढ़ते ही हो, इतना तो जानते ही हो। ये क्या है बच्चे? पूर्व है, पूर्व की दिशा है। इतना आप जानते हो। अब एक चीज याद कैसे करेंगे? एक चीज बताओ, आप उत्तर प्रदेश से चलोगे और राजस्थान आओगे, है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से मिलती है, तो आप उत्तर प्रदेश से जैसे ही राजस्थान पहुंचोगे, ढूंढते ढूंढते, कैसे? राजस्थान ढूंढेंगे, राजस्थान ढूंढेंगे, तो पूर्वी में बोली जाएगी, पहले ही पूरब पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश पूर्व में है राजस्थान के, तो जैसे ही पहुंचोगे तो पूर्वी क्षेत्र में तो पहुंच जाओगे राजस्थान के। तो भैया इसको हम, और पूर्वी में ही जयपुर पड़ता है, तो पूर्वी में जो बोली जाती है वो जयपुरी बोली जाती है, जिसका दूसरा नाम है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी क्या नाम है बच्चे इसका? ढूंढाड़ी नाम है, ढूंढाड़ी।
तो जयपुरी को ही हम ढूंढाड़ी कहते हैं। तो ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी राजस्थान में बोली जाती है। हिंदी की एक बोली है जो कि किस उपभाषा से निकली है? तो याद करो, राजस्थानी उपभाषा से निकली है। याद हो जाएगा आपको। उत्तरी और दक्षिणी याद करवा लेंगे। जैसे ही हम कहाँ जाते हैं? समुद्र की ओर जाते हैं, मतलब पश्चिम में जाएंगे। पश्चिम के बाद आपका पाकिस्तान भी इधर ही कहीं पड़ जाएगा। तो जो पश्चिम का क्षेत्र है ना बच्चे, ये पश्चिम के क्षेत्र में मारवाड़ पड़ता है। क्या पड़ता है? मारवाड़। राजस्थान में पश्चिम के क्षेत्र में मारवाड़ पड़ता है। तो भैया मारवाड़ पड़ता है तो क्या बोली जाएगी? मारवाड़ी बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? मारवाड़ी। तो पश्चिमी राजस्थानी अगर बात करें, पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी जयपुरी है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी है सर जी। पश्चिम में मारवाड़ पड़ता है, मारवाड़ी बोली जाएगी। ठीक है, कंफर्म है, मारवाड़ी बोली जाएगी। उत्तरी राजस्थानी, अब एक चीज, उत्तर और दक्षिण का कैसे याद करोगे? पैसे कहाँ रखते हो आप लोग? पैसे रखते हो जेब में। जेब नीचे होती है। ठीक है, जेब कहाँ होती है? नीचे होती है। मुख कहाँ होता है? ऊपर होता है। मुख और जेब की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो मुख उत्तर में है, जेब दक्षिण में है कि नहीं? तो हम ऐसे करेंगे कि सर जी माल पानी को पैसा कहते हैं। माल पानी, माल पानी क्या होता है? पैसा। तो माल कहाँ रखेंगे? माल हम जेब में रखेंगे। कहते नहीं कहाँ माल वाल रखे हो? तो जेब में रखते हैं। तो मालवी, याद रखो, मालवी। मालवी कहां बोली जाती है? तो मालवी दक्षिणी राजस्थानी है। मालवी, माल पानी नीचे रखते हो ना जेब में, तो मालवी कहां है? दक्षिणी राजस्थानी। मेवा कहां से खाते हो? मुख से खाते हो। कहां से खाते हो? मेवा खाओगे मुख से खाओगे। मुख कहां है? ऊपर है। तो हम कह देंगे ये सर जी मेवाती है। मेवाती। मेवा कहां से खाओगे भैया? उत्तर से खाओगे, ऊपर से खाओगे। मेवाती उत्तरी राजस्थानी। याद करो जल्दी से, मेवा पानी कहां से? मेवा कहां से खाओगे? उत्तर से, यानी उत्तरी राजस्थानी मेवाती है। बोलियां हैं ये। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी को कहते हैं। जयपुरी को ही ढूंढाड़ी कहते हैं, यानी पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाड़ी भी कहेंगे। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी को कहते हैं, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में मारवाड़ पड़ता है। दक्षिण, मालपानी हम नीचे रखते हैं, दक्षिण में रखते हैं, तो हम दक्षिणी राजस्थानी की बात करेंगे तो मालवी है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? क्या बात इतनी समझ में आ रही है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलो ये भी बात क्लियर हो गई। तो राजस्थानी सौर सेनी से ही राजस्थानी हिंदी निकली थी, ये भी कंफर्म हो गया है। अब आगे आ जाओ जल्दी से, अब आगे आ जाओ जल्दी से। अभी इंपॉर्टेंट चीज भी बताएंगे आपको, ठीक है? खड़ी बोली के बारे में बताएंगे इंपॉर्टेंट चीज। हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पहला पढ़ लिया है पश्चिमी, हमने पूर्वी भी पढ़ लिया है, हमने राजस्थानी भी पढ़ लिया है, हमने राजस्थानी भी पढ़ लिया। अब बात आ रही है बिहारी की। ये तो पढ़ना ही है, ये तो पढ़ना ही है भाई। बिहारी पढ़ लो। बिहारी में बिहारी बिहारी बिहारी। तो चलो आ जाओ बिहारी। बिहारी पहले मागधी से निकली, पहले अपभ्रंश डालो। सर जी अपभ्रंश 6 होते हैं, जिसमें मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से बउआ बिहारी निकले थे। कौन से निकले थे? निकले थे बउआ बिहारी। बउआ बिहारी निकले थे, जिसमें बिहारी तो हिंदी थी, बिहारी तो सर जी हिंदी थी, लेकिन ये हिंदी नहीं थी। बउआ से क्या है? बा से क्या है बच्चे? बांग्ला। बांग्ला हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऊ से उड़िया, उड़िया हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। उड़िया के अंतर आ से क्या है? असमिया, असमिया हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। असमिया आती कौन सी है? तो बिहारी। बिहारी एक उपभाषा है। तो अब बच्चे पढ़ेंगे हम क्या? बिहारी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे? बिहारी को पढ़ेंगे। तो भैया बिहारी से कितनी बोलियां निकली हैं? तो आप याद कर लो 3। बिहारी क्या है? हिंदी है। बिहारी हिंदी है। बिहारी क्या है? हिंदी है। तभी तो बिहार के लोगों की भाषा हम लोग जान जाते हैं, क्योंकि हिंदी में बोलते हैं, वो थोड़ा सा और अच्छी भाषा कर लेते हैं, बढ़िया। ठीक है, और खान सर भी बिहारी बोलते हैं, बढ़िया। चलो ठीक है। तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी से कौन सी आपको याद क्या करना है? याद करना है, याद करना क्या है? बस थोड़ा सा फोकस करना है। याद क्या करना है? याद करना है बिहारी मैम भोजपुरी है। बिहारी मैम भोजपुरी है। तो बिहारी हम पढ़ रहे हैं, मागधी अपभ्रंश से बिहारी उपभाषा निकली है। बिहारी मैम भोजपुरी है। मैम कैसी हैं? मैम भोजपुरी हैं।
भोजपुरी वाली हैं कह दो यार, भोजपुरी, मैम भोजपुरी हैं, ठीक है। चलो तो भैया बिहारी उपभाषा से 3 बोलियां निकली हैं, 3 बोलियां यहां से छाटनी है। मैं से हो गया मैथिली, क्या हो गया, मैथिली हो गया, मैथिल हो गया, ठीक है। मैथिली, मैथिली कहां बोली जाती है, बिहार में सर जी बोली जाती है। मां से हो गया मगही, क्या हो गया बच्चे, मगही, सर जी मगही कहां बोली जाती है, ये भी सर जी बिहार में बोली जाती है। भोजपुरी, भोजपुरी कहां बोली जाती है, ये भी बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह बोली जाती है। बिहार से ज्यादा तो हमको लगता है उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, ठीक है। तो मैथिली, मगही, भोजपुरी क्या है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैथिली, मगही और भोजपुरी, याद हो गया, मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली से क्वेश्चन याद करो जो बहुत ज्यादा फेमस है, क्या कहते हैं बच्चे, कोकिल मैथिल किसे कहते हैं, कोकिल, कोकिल मैथिल, कोकिल मैथिल बहुत पूछा जाता है। हर प्रश्न अगर हिंदी अच्छे से पूछी जा रही तो कोकिल मैथिल पूछ लिया जाएगा। कोकिल मैथिल हम विद्यापति को कहते हैं, किसको कहते हैं बच्चे, विद्यापति को कहते हैं। विद्यापति जिनकी रचनाएं कीर्ति पताका, कीर्ति विजय, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, कीर्ति लता किसकी रचना है, विद्यापति की है। कीर्ति पताका किसकी है, विद्यापति की है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, लाइक का बटन दबाओ बच्चे जल्दी से। तो एक चीज यहां पर आपको समझ में आ गई है। तो मागधी से 3 बोलियां निकली हैं, मैम भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी, याद हो गई। मैथिली बिहार, मगही और भोजपुरी ये सब बिहार में बोली जाती हैं। भोजपुरी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है, वहां पर भी बहुत बोली जाती है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। मागधी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, 4 उपभाषाएं कंप्लीट कर ली है, अब पढ़ने वाले हैं पहाड़ी। पहाड़ी यानी खस। तो खस से कौन सी, पहाड़ी अपभ्रंश हम पढ़ेंगे। कौन सा अपभ्रंश है बच्चे, पहाड़ी, सॉरी खस अपभ्रंश है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी निकली है। खस अपभ्रंश से निकली कौन सी है बच्चे, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में आपको बस याद कर लेना, दोनों नाम आपके बड़े सरल हैं। दो बोलियां निकली हैं, 2 बोलियां वो कौन सी हैं, एक है कुमाऊनी, कुमाऊनी, और एक है गढ़वाली। गढ़वाली एक कौन सी है, गढ़वाली है। कुमाऊनी है और एक कौन सी है, गढ़वाली। पहल 1 और 2। तो यहां पर आप कह दोगे कि 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। तो हमको बोलियां याद हो गई होंगी, क्या देख लेते हैं 17 बोलियां हैं कि नहीं है। तो एक बार रिवीजन करते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। 5 हैं, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां, ठीक है। 5 के बाद 5 3 8, 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 2 15 2 17। यानी आप अगर शुरुआत से लिखें तो पश्चिमी हिंदी में कितनी थी, 5 बोलियां थी। पूर्वी हिंदी में कितनी थी, तो पूर्वी हिंदी में थी कितनी, 3, याद कर लो, 3 बोलियां थी, 3 बोलियां थी। उसके बाद राजस्थानी आई थी, दिशाओं पर आधारित थी, तो 4 बोलियां थी। राजस्थानी के बाद बिहारी आई थी, तो बिहारी में भी कितनी थी, बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियां थी। बिहारी हिंदी के बाद पहाड़ी हिंदी मिली थी, पहाड़ी हिंदी में कितनी थी, तो पहाड़ी हिंदी में 2 थी। और सबको हमने जोड़ा तो 5 3 8 4 12 3 15 2 17 बोलियां आ गई हैं। लेकिन कहीं कहीं पर आप जब गूगल डालते हो ना तो 18 बोलियां निकलती हैं। मान्य 17 का है, 17 मानी जाती हैं। आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप 17 टिक करोगे, लेकिन गूगल पर डालते हो तो 18 बोलियां आती हैं। उसमें एक बोली जो ऐड की जा रही है वो नेपाली हिंदी है। नेपाली हिंदी, नेपाली जो बोली है ना वो हिंदी की तरह है, तो नेपाली बोली ऐड की जा रही है, ठीक है। नेपाली बोली ऐड की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार 18 बोलियां कर लेते हैं। तो 17 + 1, 17 + 1, 17 + 1, ये एक कौन सी है, एक है नेपाली, ठीक है। तो आप 17 लगाओगे, हमेशा सही होगा आपका प्रश्न, ठीक है। कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, आपने बोलियां जान ली है। एक और हम कुछ बोलियों के बारे में अभी हम बताएंगे, ठीक है। अभी हम बताएंगे तुरंत। उससे पहले हम क्या करते हैं, आपको खड़ी बोली के बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे आपने यहां पर पढ़ा था क्या, यहां पर क्या पढ़ा था, यहां पर पढ़ा था कौरवी।
खड़ी बोली। तो कौरवी इसको हम ला रहे हैं, हर बोली के बारे में बताएंगे। अभी टाइम हमारा काफी हो गया है, आपकी क्लास का टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो आगे इसमें देख लेते हैं हम लोग खड़ी बोली के बारे में। खड़ी बोली के बारे में तो बच्चे खड़ी बोली थोड़ा जान लो, क्योंकि हिंदी का तात्पर्य ही खड़ी बोली से हो गया है। अगर खड़ी बोली बोलते हो तो हम हिंदी मानते हो इसको, ठीक है। आजकल ऐसा है कि खड़ी बोली को ही हिंदी का दर्जा दिया गया है ना। तो खड़ी बोली को हम थोड़ा सा समझते हैं। खड़ी बोली तो बच्चे खड़ी बोली में क्या है, खड़ी बोली के पहले कवि की अगर बात करेंगे, किसकी, प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो हैं। कौन है बच्चे, अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो, ये नहीं खुश रहो, अमीर हो तो खुश रहो, ऐसा नहीं है। अमीर खुसरो हैं, और वैसा भी होता है अमीर हो तो खुश रहो, है ना। तो अमीर खुसरो हैं, ये अमीर खुसरो हैं। ये अमीर खुसरो इनका ओरिजिनल नाम थोड़ी नहीं था, ये दोनों उपाधियां, इसमें दो उपाधियां जोड़ी गई हैं। अमीर एक जोड़ी गई, अमीर नहीं, आमिर, आमिर वो अमीर है, आमिर, है ना। तो अमीर मतलब अमीर, ये जो उपाधि थी ये अलाउद्दीन ने दी थी। किसने दी थी, अलाउद्दीन ने दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। अलाउद्दीन खिलजी जिनके 2.5 लाख सैनिक थे, याद है ना, बड़ा दुर्दांत सा कौन था, सुल्तान था, ठीक है। अमीर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी थे। खुसरो, खुसरो किसने दी थी, खुसरो सूफी संत ने दी थी, सूफी संत ने दी थी, ठीक है। याद रख लो, खुसरो की उपाधि सूफी संत के द्वारा दी गई थी। और आमिर, और इनका जो पूरा नाम अमीर खुसरो थोड़ी था, इनका प्रथम कवि इनको कहेंगे अबुल हसन नाम था इनका ओरिजिनल। क्या नाम था बच्चे, अबुल हसन। अबुल हसन इनका क्या नाम था, ओरिजिनल नेम अबुल हसन था। उनको अमीर खुसरो कहा जाने लगा। उपाधियों से ही आदमी की पहचान हो जाती है, अपना जो निजी नाम होता है, पर्सनल नाम होता है, वो कहीं दब जाता है। जो अबुल हसन थे वो अमीर खुसरो जाने गए थे, जो खड़ी बोली को पहले कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। इन्हीं ने ही हिंदी को हिंदवी नाम से क्या किया था, वर्णन किया था। हिंदी को हिंदवी नाम से किसने, हिंदी को क्या कहते थे, ये हिंदी को हिंदी ना कह के वो हिंदी को कहते थे हिंदवी। क्या कहते थे बच्चे, हिंदवी, यानी हिंद में बोले जाने वाली भाषा हिंदवी थी। क्या थी, हिंदवी थी। बात क्लियर है, बात कंफर्म है, ठीक है, बात कंफर्म है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज और समझ लो यहीं पर, जो ये अमीर खुसरो थे, इनको कोई आदमी जानते हो क्या कहता है, तोता है ये भारत के। क्या है, तोताए हिंद। गलत है भाई, तोताए हिंद नहीं है। जानते हो क्या है, इनको कहते थे तूती ए हिंद। क्या कहते थे बच्चे, तूती ए हिंद कहते थे अमीर खुसरो को। क्या कहते थे बच्चे, तूती ए हिंद कहते थे। मतलब तूती जो विकृत रूप है ना, वो दूती का है। किसका है, दूती का है। दूती को क्या है, दूती स्त्रीलिंग किसका है, दूत का है। किसका, दूत। दूत नहीं पढ़े हो, यानी हिंद के दूत। अगर आपको भारत की जानकारी लेनी है तो ये कहते थे हमसे पूछो आके, भारत के बारे में पूछना है तो हमसे पूछो आके, हम तुम्हें सब बता देंगे, क्योंकि भारत के दूत हैं हम। हिंद, तूत ए हिंद, यानी दूत ए हिंद को हम विकृत दूती कहें, और दूती से हम विकृत रूप तूतीय हिंद कहने लगे। क्या कहने लगे, तूतीय, यानी हिंद के दूती। हिंद के दूती कौन थे, अबुल हसन थे। अबुल हसन यानी अमीर खुसरो थे। तबला, तबला का निर्माण किसने किया है, अमीर खुसरो ने किया है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपका, ठीक है। गिटार, गिटार किसने बनाया, अमीर खुसरो ने। गिटार, तबला किसने, अमीर खुसरो ने। बहुत प्रश्न आते हैं अमीर खुसरो से, ये समझ लो बहुत ज्यादा ही प्रश्न आते हैं, कभी एक्स्ट्रा हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज समझ लो, तूतीय हिंद, तो धीरे से तूतीय हिंद था, उसको हम तूतीय नहीं, उसको हम तोता हिंद पढ़ने लगे। लो गई भैंस पानी में, तोता ए हिंद कहने लगे। तो भैया अब जब सभी लोग कहने लगे तो भैया प्रश्न पूछा भी जाएगा, तोता ए हिंद है, ये तोता है भारत के, ठीक है। तो ये तोता ए हिंद पड़ गया। थे कौन, तूतीय हिंद थे। कौन थे, तूतीय हिंद थे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अच्छा एक चीज और है इनके बारे में, इनको तुर्की अल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं इनका दूसरा नाम क्या था, इनका दूसरा नाम भी याद रख लो, अभी परीक्षा में पूछा गया था। तुर्की अल्लाह कौन है, तुर्की अल्लाह के नाम से भी इनको जाना जाता है, तुर्की अल्लाह के नाम से, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ जल्दी से, बात समझ में आ रही है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
अब यहीं पर बच्चे देख लो, खड़ी बोली के प्रथम कवि हमने बता दिया है। अब बात आ जाएगी दक्षिण भारत के खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे। तो ये तो हो गई किसके बारे में, ये अबुल हसन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। जब अबुल हसन के बारे में विशेष चर्चा होगी तो इनको हम सब कुछ बताएंगे, इनके बारे में पूरी जीवनी पूरी बताएंगे आपको। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें बात करते हैं ना। अभी अगर बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत के प्रथम कवि खड़ी बोली के प्रथम कवि, अगर प्रथम कवि आता है खड़ी बोली के तो तुरंत अबुल हसन लगाएंगे, यानी अमीर खुसरो लगाएंगे। कवि कौन है, जल्दी से बताओ भैया, कौन है दक्षिण भारत के कौन है? बहुत बढ़िया, नहीं पता किसी को तो भैया लिख लो, मुल्ला वजही है। क्या नाम है इनका? मुल्ला वजही दक्षिण भारत के खड़ी बोली के हैं। मुल्ला वजही, जिनकी एक फेमस रचना है उसको याद रख लो, सब रंग है इनमें क्या है? सब रंग हैं। ठीक है, तो मुल्ला वजही दक्षिण भारत। खड़ी बोली के जनक किसे कहते हैं? खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे कहते हैं? अबुल हसन यानी अमीर खुसरो। जैसे ही आएगा दक्षिण भारत खड़ी बोली के जनक मुल्ला वजही, दक्षिण भारत के खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? मुल्ला वजही हैं। ठीक है, सबरंग लिखा है इन्होंने। सबरंग क्या है? रचना है। क्लियर है बच्चे? याद करो, अभी तुरंत याद करो। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन बताएगा? कोई बताएगा? चलो पहले हम करते हैं खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। अब देखो गद्य पर अगर बात कर लें, ठीक है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली का ये भी इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली में लिखा प्रथम पद्य। चलो जल्दी से बताओ, खड़ी बोली में लिखा प्रथम गद्य की रचना, सॉरी पद्य नहीं गद्य है, प्रथम गद्य की रचना कौन सी रचना थी भैया? कौन सी रचना थी जो खड़ी बोली में लिखा गया था? प्रथम गद्य कौन सी रचना थी? प्रथम गद्य की रचना कौन सी थी? तो आप तुरंत लिख लोगे, सुना है, चंद छंद वर्णन की महिमा। कौन सी थी बच्चे? हाँ बच्चे, प्रिय प्रवास। हाँ बहुत बढ़िया, रचना सिंह ने पहले उत्तर का आंसर दिया है, लेकिन खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना हमने पूछा है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा क्या है? चलो लिख लेते हैं इसको, आंसर लिख लेते हैं इसका। चंद छंद, याद करो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चंद छंद वर्णन की महिमा। भैया किसने लिखा है ये रचना किसने लिखा है? ये रचना किसकी है? तो आप तुरंत बता दोगे, सर जी ये जो रचना है ना, ये कविगंग है। कौन है? गंग कवि, या कविगंग कह दो, गंग कवि भी कहा जा सकता है इन्हें। गंग कवि है ये। कौन है? गंग कवि ने लिखा है। किसकी रचना है? तो भैया गंग कवि की रचना है, चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या है? खड़ी बोली में लिखा प्रथम गद्य है। प्रथम क्या है? गद्य है। अब ये वही गंग कवि हैं जिनको नूर जहां ने हाथी से कुचलवा दिया था। नूर जहां ने कहा था गंग कवि से, आओ भाई तुम हमारी सुंदरता का वर्णन करो अपनी कविता से। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया था हम सामाजिक व्यक्तियों की हम कविता नहीं लिखते हैं, हम केवल भगवान ईश्वर की ही कविता लिखते हैं। ठीक है, इनका एक धर्म था कि ये हमेशा जो कविता लिखते थे वो ईश्वर की ही लिखते थे, लेकिन नूर जहां ने इनको पकड़वा के कहा था कि तुम हमारी सुंदरता का वर्णन अपनी कविताओं में करो, तो इन्होंने साफ मना कर दिया था। इस वजह से नूर जहां ने इनको हाथी से कुचलवा दिया था, जाओ कुचल जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे इनकी बात हमने यहां पर आपको बता दी है। चलो ये चीज हो गई है। अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है महाकाव्य। महाकाव्य, खड़ी बोली का महाकाव्य। एक बिटिया ने बताया है खड़ी बोली का महाकाव्य। खड़ी बोली का महाकाव्य, खड़ी बोली का महाकाव्य क्या है बच्चे? प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास है।
बच्चे किसकी रचना है तो याद कर लो, हरिऔध की। हरिऔध, हरिऔध, हरिऔध की है। ठीक है बच्चे, खड़ी बोली का महाकाव्य अगर आ जाए, खड़ी बोली का ये महाकाव्य कैसा है, प्रथम महाकाव्य है बच्चे, प्रथम की बात कर रहे हैं, एक दिन प्रथम के बारे में हम बात करेंगे। खड़ी बोली का हिंदी में जो प्रथम रचनाएं हैं उनके बारे में वीडियो हम लाएंगे जल्दी से, आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा और इसके पहले शेड्यूल लगा दिया जाएगा। देखो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास है। किसने लिखा था तो हरिऔध ने लिखा था। किसने लिखा था बच्चे, हरिऔध ने लिखा था, हरिऔध ने। बहुत बहुत सही, सभी का अच्छा आ रहा है, सभी का आंसर अच्छा आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब कुछ अगर बोलियों के बारे में यहीं पर बात कर लेते हैं, जैसे आ जाती है कुछ बोलियां हम बता देते हैं। बोडो, बोडो कहाँ बोली जाती है जल्दी से बताओ, कुछ बोलियां पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में खत्म कर देंगे। बोडो असम में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है बच्चे, बोडो असम में बोली जाती है। डोगरी, डोगरी कहाँ बोली जाती है, डोगरी 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 कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है कौन सी, डोगरी। मैथिली, मैथिली अभी आपको बताया है, मैथिली कहाँ बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है बिहार में। कहाँ बोली जाती है, बिहार में। ठीक है, यहीं पर आ जाती है संथाली। संथाली कहाँ बोली जाती है, संथाली कहाँ बोली जाती है तो संथाली बोली जाती है झारखंड में। कहाँ बोली जाती है, झारखंड में, झारखंड में। यहीं पर अगर बात की जाएगी कोंकणी, 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 कोंकणी कहाँ बोली जाती है बच्चे, गोवा में। कहाँ बोली जाती है, गोवा में, गोवा में बोली जाती है। कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़ कहाँ बोली जाएगी तो कन्नड़ बोली जाएगी बच्चे कहाँ पर, कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में बोली जाएगी। यहीं पे अगर बात करें कन्नड़ कहाँ बोली जाएगी, कर्नाटक में बोली जाएगी। तमिल, तमिलनाडु में बोली जाएगी। कहाँ बोली जाएगी, तमिल बोली जाएगी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है। तमिल के बाद अगर बात करें किसकी, जम्मू कश्मीर की बात हो गई। लद्दाखी लद्दाख में बोली जाएगी। उड़िया उड़ीसा में बोली जाएगी। असमिया असम में बोली जाएगी। ये तो पता ही है, ये तो पता ही है कि नहीं। हाँ, निस्सी, एक निस्सी है, वो निस्सी और आओ एक निस्सी बोली जाती है, निस्सी। ये निस्सी अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, अरुणाचल में बोली जाती है। एक आओ है, आओ, आओ, आओ कहाँ बोली जाती है, नागालैंड में, नागालैंड में, नागालैंड में। मिजो, मिजो भाषा कहाँ बोली जाती है, एक भाषा है खासी, खासी बोली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। खासी कहाँ बोली जाती है, मेघालय। कहाँ, मेघालय। खासी, खासी, गारो खासी जयंतिया से खासी बोली कहाँ बोली जाती है, खासी बोली मेघालय में बोली जाती है। आओ, आओ नागालैंड की है। निस्सी बोली कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। मिजो, मिजो बोली जाती है मिजोरम में। याद करो, मिजो, मिजो कहाँ बोली जाती है, मिजो बोली जाती है मिजोरम में। कहाँ, मिजोरम, मिजोरम। उड़िया उड़ीसा में, उड़िया कहाँ बोली जाती है, उड़ीसा में। उड़िया कहाँ बोली जाती है, उड़ीसा में। ठीक है, हाँ वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उड़िया, हाँ ठीक है, तो कुछ हमने बता दिया है यहां पर। ठीक है, अच्छा तेलुगु नहीं रही, आंध्र प्रदेश में तेलुगु लिख लो। तेलुगु, तेलुगु कहां बच्चे, आंध्र प्रदेश, एपी। कहां, एपी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। ठीक है, और याद आएंगी तो बताएंगे, एक बोलियों का फिर से बनाएंगे वीडियो। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो चलो जल्दी से बताओ, क्या आपको हिंदी आज की अच्छी लगी, कुछ याद हुआ? मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं इसी कक्षा में, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। फटाफट देख लो एक रिवीजन। हिंदी का विकास पढ़ रहे थे। 1500 ईसा पूर्व को भारत में आर्य लोग आए थे, वहीं से हिंदी का उद्भव माना जाता है। तो हिंदी जब भारतीय आर्य आए तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत बोलना शुरू किए। 500 साल वैदिक संस्कृत बोलने के बाद 500 साल वो लौकिक संस्कृत बोलने, 500 लौकिक संस्कृत बोलने के बाद 500 साल पाली बोली गई, 500 साल के बाद 500 साल प्राकृत बोली गई, 500 साल के बाद 500 साल अपभ्रंश बोली गई, अपभ्रंश के बाद लगभग 100 साल ये अपभ्रंश का विकृत रूप अवहट था। यानी कि हम कहेंगे जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा था उसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 500 1000 साल तक चला। कौन सा, भारतीय आर्य भाषा। देन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आया जिसमें 500 ये 1500 साल तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय रहा, जिसमें 4 बोलियां बोली, 4
भाषाएं बोली गई। कौन कौन सी थी? पाली, प्राकृत, प्राकृत अपभ्रंश में कन्वर्ट हुई, अपभ्रंश अवहट्ट में कन्वर्ट हुई। ये भी आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय समाप्त हुआ। फिर चालू हुआ समय आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का, जहां पे हिंदी हमें मिल गई थी। हिंदी में पहले प्राचीन हिंदी मिली। प्राचीन हिंदी का अगर समय पूछा जाए तो हम कह दे सकते हैं 1100 से 1400 ईस्वी तक। कहां तक था बच्चे? 1400 ईस्वी तक था। 1400 से 1850 तक क्या था? 1400 से 1850 तक मध्य काल था। और 1850 से अब तक, 1850 से अब तक क्या था बच्चे? अब तक माना जाता है आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी का समय। तो 1850 से आधुनिक हिंदी, यानी 1850 से शुरू हुआ था भारतेंदु युग। तो हम कहते हैं आधुनिक हिंदी के जनक यानी नव जागरण के अग्रदूत हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं, बातें तो बहुत हैं। हम अपभ्रंश के 6 प्रकारों की बात कर रहे थे। जो अपभ्रंश के 6 प्रकार थे उसमें हमने ये भी बताया कि अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं। इनकी रचना पौमचरिव है। पौमचरिव को राम काव्य कहते हैं। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य के बारे में बताया था। काव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबंध होता है, एक मुक्त काव्य होता है। मुक्तक काव्य होता है, एक प्रबंध काव्य होता है। तो प्रबंध काव्य प्रथम अपभ्रंश का कौन सा था? भविष्ययत कहा था, जिसकी रचना धर्मपाल कवि ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल कवि ने की थी। बात अपभ्रंश के 6 भेदों की हो रही है, तो 6 भेद आपके सामने हमने यहां लिखे थे। सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री। उसके बाद हमने बात की थी यहां पर हिंदी के 5 उपभाषाएं आपके सामने लिख दी, जो आपकी अपभ्रंशों से निकली हुई थी। उसके बाद हमने सौरसेनी पश्चिमी हिंदी उपभाषा का वर्णन किया। उसके बाद पूर्वी हिंदी का वर्णन किया। उसके बाद राजस्थानी हिंदी। उसके बाद मागधी हिंदी का वर्णन हुआ। मागधी के बाद पहाड़ी हिंदी को हमने बताया। जिस प्रकार 17 बोलियां हमने निकाली, जिसमें एक नेपाली हिंदी भी जोड़ी गई थी, इस प्रकार 18 हो गई थी बोलियां। ठीक है, आप 17 बोलियां पर ही टिक करोगे। यहां पर खड़ी बोली के प्रथम कवि अबमीर खुसरो की बात की, जो तुर्की अल्लाह के नाम से जानते थे। इन्हें हिंदू मुस्लिम समन्वयी संस्कृति के जनक भी माना जाता है। हिंदू मुस्लिम समन्वयी संस्कृति के प्रथम अग्रसर कवि अगर कहें, अग्रसर प्रतिनिधि कहें, तो अमीर खुसरो को ही माना जाता है। हिंदी को इन्होंने हिंदवी कहा था। अबुल हसन इनका पुराना नाम था। तूतीय हिंदी इनको कहा जाता था। तूती का मतलब दूती होता है। तूती विकृत रूप है, यानी बेडौल, उसको परिवर्तित करके तूती बना दिए। दूती था तो तूती तूती कहने लगे। ठीक है, दूत को दूती कहते हैं। तूतीय हिंद, यानी अगर भारत के बारे में कुछ भी जानना है तो अमीर खुसरो कहते थे कि आप हमसे पूछो, हम पूरी भारत के बारे में आपको बता देंगे। तो ये इनका कहना था, इसीलिए इन्हें तूतीय हिंद कहते थे, जिसको नाम विकृत करके आप सभी तोताए हिंद बनाने लगे। इस प्रकार इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। ठीक है, अमीर उपाधि है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मिली। खुसरो उपाधि सूफी संत के द्वारा मिली थी। बात हो रही है दक्षिण भारत के खड़ी बोली के प्रथम कवि की। अगर उत्तर भारत के कवि या खड़ी बोली के कवि पूछे तो अमीर खुसरो हैं, दक्षिण लगा दें तो दक्षिण भारत के खड़ी बोली के प्रथम मुल्ला वजही हैं, जिन्होंने सबरंग रचना लिखी है। ये क्या है बच्चे? रचना है। ये सबरंग उनकी क्या है? रचना है। बात कर रहे हैं खड़ी बोली में लिखा प्रथम गद्य की, तो कौन सा था? चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसको गंग कवि ने लिखा था। ये वही गंग कवि हैं जिनको नूरजहां ने हाथी से कुचलवाकर इनकी हत्या कर दी थी। बात कर रहे हैं खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य की, तो याद कर लो प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में लिखा भारत का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसकी रचना हरिऔध के माध्यम से लिखी गई थी। कुछ बोलियां हैं बोडो असम में बोली जाती है, डोगरी जम्मू कश्मीर, मैथिली बिहार, संथाली झारखंड, निस्सी अरुणाचल प्रदेश, आओ नागालैंड में बोली जाती है, खासी मेघालय में बोली जाती है, मिजोरम में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कोंकणी गोवा, कन्नड़ कर्नाटक, तमिलनाडु में बोली जाती है। तो आज की क्लास यहीं तक रही। तो आपको बताना है क्लास कैसी रही है जरूर। आपका एक प्रश्न, अब आपकी बारी है, तो होमवर्क भैया जो नहीं करेगा वो भैया नजरों से उतरेगा। ठीक है, आप डेली हमारी क्लास में कमेंट करोगे तो हमें पता रहेगा। कमेंट हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे, कमेंट हम कहां पढ़ेंगे? आपको बताना है बघेली किस उपभाषा की बोली
है, यहां पर हम नहीं मानेंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बच्चे कहां करना है, तो आंसर यहां पर देने से नहीं माना जाएगा, यहां पर देने से नहीं माना, यहां पर मैं नहीं पढ़ूंगा। आंसर इसको कमेंट बॉक्स में देना है। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स नहीं जानते हैं, ये बच्चे जहां पर आप कमेंट कर रहे हो इसको हम लाइव चैट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? लाइव चैट कहते हैं। और आपको कमेंट लाइव चैट में नहीं करना है। अभी आप लाइव कर रहे हो, चैट कर रहे हो हमसे, हम आपसे बातें कर रहे हैं देख के आपके कमेंट, तो लाइव चैट पर नहीं होगी, कमेंट बॉक्स में होगी। बॉक्स में आप के कमेंट क्या होंगे? इकट्ठा होंगे। जैसे पोस्ट बॉक्स होता है, आप लेटर डालते हो, बाद में लेटर पढ़े जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपना कमेंट डालोगे, कमेंट डालोगे, बाद में हम कमेंट आपके ढूंढ कर पढ़ेंगे। अच्छा कमेंट हुआ, आपका रिप्लाई मैं अपनी आईडी से खुद दूंगा, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स करोगे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालोगे, इसका आंसर के साथ क्या क्लास आज की कैसी रही ये भी बताना है। क्लास क्या है? कैसी रही, क्लास कैसी रही ये बताना है। आपको हिंदी की क्लास से प्रॉफिट हो रहा है और बहुत अच्छी हिंदी पढ़ने वाले भाई, बहुत अच्छी हिंदी पढ़ेंगे। पूरा ये समझ लो, आपके दिमाग में बैठाने वाली हिंदी यहाँ से पढ़ने वाले हो, तो हिंदी से आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या सुधार हो सकते हैं वो भी आप सुधार बता सकते हो यहाँ पर। तो कमेंट जरूर करेंगे, जाने के बाद कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका केवल आपका जो एंट्री फी है ना, एंट्री फी मतलब फ्री में पढ़ने का एंट्री फीस होता है। फ्री में नहीं, कभी भी जाओगे पेड कोर्स होगा उसका भी एंट्री फी होता है। तो यहाँ पर पढ़ने का एंट्री फी केवल इतना है। ये आपके कुछ कर्तव्य हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और उसके साथ अच्छा सा कमेंट करो, क्लास कैसी रही, क्या सुधार किया जा सकता है वो बताओ। इस हिंदी के क्लास से प्रॉफिट हो रही कि नहीं। होमवर्क हम जो देंगे, डेली आपको होमवर्क करना है, आंसर आपको लाइव चैट में नहीं। लाइव चैट में केवल क्या करना है बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर सभी को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। तो एक बार अपना प्यार बरसा दीजिए, और उसके बाद आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आज हिंदी की क्लास कैसी लगी है? हाँ, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को लव यू, लव यू, लव यू। चलो, आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल मत भूलना कमेंट करने के लिए, कमेंट करने के लिए। जितने भी बच्चे देख रहे हो, बिल्कुल कतई भूलेंगे नहीं। आपका ये कर्तव्य है, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, हमारा कर्तव्य है आपसे प्रेम करना, प्रेम के साथ आपसे मेहनत करके आपको अच्छा कंटेंट देना, चाहे उसके लिए दिन रात पढ़ना पड़े, लेकिन कंटेंट ऐसा कि आपके दिमाग में छपे। ये तैयारी मेरी है, आपकी तैयारी है कमेंट अच्छा से करना, ठीक है? बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ, इतनी ही आशा है हमारी, और कोई आशा नहीं है। प्यारे बच्चे हो आप हमारे, और हम अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहते हैं। और वो जो सफल बच्चे हैं वो हमसे मिलने के लिए जब भी आएंगे तो उनका स्वागत एक बेमिसाल तरीके से होगा। वो जो कहेंगे उनके लिए वो सेवा की जाएगी, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।